मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 13th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकालेंगे। और हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम किसी भी हमें बीम दिए है उसका आंसर हम जल्दी जल्दी निकाल दें, क्योंकि आपको पता है कि गेट में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर हमें टाइम हम कहीं भी क्वेश्चन में सेव कर सकें और इतना बड़ा इंटीग्रेशन हमें ना करना पड़े, डायरेक्ट ही आंसर लिख सके, तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी। वो उसका मैं आपको चार्ट दे दूँगा। मैंने उसकी शॉर्ट्स भी काफ़ी शेयर करी है, उस वैल्यूज़ की, स्लोप और डिफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, लोडिंग कंडीशंस में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, कैंटिलीवर बीम में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बॉडी दे रखी है एक, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W इसमें लगा हुआ है। इसमें हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालनी है। स्लोप आपको इस पॉइंट में ही निकालनी है और डिफ्लेक्शन भी इस पॉइंट में निकालनी है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका A पॉइंट में ही होगा। बॉडी आपकी कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको ये निकालना है डेल्टा मैक्सिमम। अब देखिए, आपको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, सबसे पहले आपको उसके लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपको चाहिए होगी। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन फोर्स निकाल देते हैं। नेट वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करके रिएक्शन आपकी W इंटू एल आ जाएगी। अब आपका जो वेरिएबल लोड है WX इक्वल टू माइनस ऑफ W हम लेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस W। जो आपकी इक्वेशन होती है dV/dx इक्वल टू WX, इससे हम V की वैल्यू निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ WX dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस W dx इक्वल टू माइनस WX प्लस कॉन्स्टेंट। बाउंड्री कंडीशन हम रखेंगे x इक्वल टू 0 में आपका V की वैल्यू कितनी होगी, RA के बराबर है। जो रिएक्शन है वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि RA का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड से, जब हम लेफ्ट से मूव करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है। फिर आपका शेयर फोर्स जो है आपके निकल जाएगा माइनस ऑफ WX प्लस W इंटू एल। बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना, तो dm/dx होता है V, तो m हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V dx इक्वल टू माइनस WX² प्लस WLX प्लस कॉन्स्टेंट। फिर से यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन होगी आपकी x इक्वल टू L में आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फोर्स है नहीं। अगर आप राइट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कुछ फोर्स ही नहीं थे, बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होगा। ये बाउंड्री कंडीशन लगा के C की वैल्यू आ गई माइनस WL² तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपको मिल चुकी है, माइनस WX² प्लस WLX माइनस WL²। अब हमें पता है डबल इंटीग्रेशन मेथड जो होता है उसमें d2y/dx² इक्वल टू m/EI होता है। तो इसमें आप m की ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक बारी, तो EI को हमने इस साइड ले लिया, d2y/dx² का dy/dx हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला लगेगा अपना, जो हर टाइम हम लगाते हैं, x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1/n+1। तो माइनस WX² का निकल जाएगा, लगेगा माइनस WX³/6 हो जाएगा। और WLX का हो जाएगा WLX² माइनस WL² का माइनस WL² इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको ये पता है कि स्लोप यहाँ पर 0 होती है, हमने और क्वेश्चन में भी डिस्कस कराया था। x इक्वल टू 0 dy/dx इक्वल टू 0, इससे C1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, EY dy/dx का y हो जाएगा इक्वल टू माइनस WX⁴/24 प्लस WLX³/6 माइनस WL²x²/4 प्लस C2। बाउंड्री कंडीशन फिर हम लगाएंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। डिफॉर्मेशन जो भी है, डिफ्लेक्शन आपका जो भी है, x इक्वल टू 0 में 0 है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है। इससे हम सॉल्व करेंगे आखिरी में, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब x इक्वल टू एल में, x इक्वल टू एल हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस WL4/8EI, माइनस WL4/8EI। तो ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको इसी पॉइंट में स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो स्लोप आप इस वाली फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपकी स्लोप की वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे ये कैंटिलीवर बीम में अगर हमारे यहाँ पर पॉइंट लोड होता तो तब क्या आता, डिफ्लेक्शन और स्लोप। अगर वेरिएबल लोड होता तब क्या आता है, या सिंपली सपोर्टेड होता तब क्या आता। तो ऐसे मैंने एक चार्ट बना रखा है। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करा, हमारा WL4/8EI आया है।
तो यहाँ पर मैंने इस कंडीशन में हमारा ये आएगा, स्लोप अगर आप सॉल्व करेंगे तो WL³/6EI ही आएगा। डायरेक्ट आप ये चार्ट है उसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये कुछ जनरलाइज चार्ट है, जैसे अगर सीधा मोमेंट लग रहा है तो आपका स्लोप होता है यहाँ पर इस पॉइंट में ml/EI, डिफ्लेक्शन ml²/2EI, पॉइंट लोड होता है तो PL²/2EI स्लोप होता है, डिफ्लेक्शन होता है PL³/3EI। ये तो हमने अभी पार्ट को अभी हमने सॉल्व करा ही है। वेरिएबल लोड होगा, वेरिएबल इन डिक्रीजिंग, उसमें WL³/24EI, WL4/30EI। अगर सिंपली सपोर्टेड है, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है P, तो उसमें PL²/16EI। और डिफ्लेक्शन हो गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो ये मिडल में होगा बिल्कुल आपका सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में, PL³/48EI। ऐसी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा सिंपली सपोर्टेड में तो WL³/24EI। और इसमें आपका डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/EI। मैक्सिमम आपको ज़्यादा अगर आपको इतनी याद नहीं हो पाता तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपको याद करने ही करने हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में वैसे और भी आते हैं, वैसे तो आपको सारे ही याद करने हैं। इसके अलावा एक और, अगर मोमेंट आपका लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, अगर m0 लग रहा है तो इस वाले साइड में जिसमें मोमेंट लग रहा है, वो एंगल आपका ज़्यादा होगा तो ये ml/3EI होगा स्लोप। और जिस साइड में नहीं लग रहा है इस मोमेंट की वजह से इस साइड में ml/6EI, ये m नहीं है m0 होगा, दोनों जगह m0 मोमेंट लग रहा है। और इसमें समझ लो इस साइड में भी अगर मोमेंट लग रहा होता है समझ लो m1, तो यहाँ दोनों साइड में यहाँ पर फिर इस वाले की वजह से भी आता, इस वाले की वजह से भी आता। तो इस वाले की वजह से अगर आता, जैसे कि मैं आपको सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल भी बता देता हूँ इसमें ही साथ में, आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर लग रहा है m1 और यहाँ पर लग रहा है m2। ये दोनों एक जैसे हॉगिंग, m1 जो होगा देखो ये भी आपका हॉगिंग देगा, सैगिंग देगा, m2 भी आपका सैगिंग देगा। तो दोनों एक तरीके से पॉजिटिव भी होंगे, दोनों का स्लोप ऐड ही होगा, माइनस नहीं होगा। इसका मूवमेंट का डायरेक्शन दूसरी तरफ होता तो स्लोप हम माइनस होता कि ये इसको दूसरी तरफ दबा रहा है, ये इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो θ1 अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस पार्ट में मोमेंट लग रहा है अगर उसी पार्ट में आप स्लोप देखेंगे उस मोमेंट की वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा ml/3EI। ये तो इसकी वजह से था, इसकी वजह से भी होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा m2l/6EI। दूर वाले इसकी वजह से दूर वाले में 6EI होगा। ऐसे θ2 की वैल्यू इस वाले में इसकी वजह से ही m2 की वजह से m2/3EI और m1 की वजह से होगी m1/6EI। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल लगा के भी। अगर दो मोमेंट भी दे रखे हैं, अगर आपका दोनों साइड से फिक्स्ड है तो 1/5 होता है। अगर दोनों साइड से सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में जो भी हमारा था 5/384 उसका 1/5 होता है। और ऐसे ही अगर पॉइंट लोड लगता है तो जो भी सिंपली सपोर्टेड के केस में था PL³/48EI तो उसका 1/4 होता है। ये भी आपसे डायरेक्ट कभी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम्स होता है, अगर सेम लोड कंडीशन है तो कितना टाइम्स आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, तो ये 1/5 होता है, ये 1/4 होता है। ये भी आप याद कर सकते हैं। ये आप 9 पॉइंट को आपको याद करना ही है अगर आपको गेट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। गेट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो 9 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। और ये कुछ नहीं है, आप इसको एक पन्ने में लिख के आप अपने रूम में चिपका सकते हैं। या आपको ऐसे नहीं कि आपको बहुत याद ही करना है, आप थोड़ा टाइम आप क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे ना, आपको खुद ही बाय हार्ट ये याद हो जाएंगे। या रूम में आप लगा सकते हैं, बार बार आप रोज़ देखेंगे तो आपको खुद ही ये याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं। एक और मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। समझ लो आपका ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें पॉइंट लोड P लग रहा है, एक B मिड पॉइंट है L/2 डिस्टेंस में। आपको पता है कि डिफ्लेक्शन एट C क्या होता है PL³/3EI। आप इससे देख सकते हैं PL³/3EI अगर कैंटिलीवर में पॉइंट लोड होता है। अब देखो आपका, अगर आप पे इसमें पूछा जाए कि B में डिफ्लेक्शन निकालो, B में डिफ्लेक्शन निकालो तो आपको उसको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, फिर से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जैसे कि मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें आपको सॉल्व करने में।
इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर बी में आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो बी में डिफ्लेक्शन को आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली ना लीजिए। डिफ्लेक्शन एट बीम क्या होता है? डिफ्लेक्शन ड्यू टू फोर्स प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट। तो पी फोर्स होता है, उसको अगर आपने बी में डिफ्लेक्शन निकाला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बी जो पॉइंट है उसमें ये पी फोर्स कैसे क्या क्या देगा, एक तो शेयर फोर्स तो पी का पी देगा और एक मोमेंट देगा पी इंटू एल बाई टू, पी इंटू एल बाई टू एक मोमेंट भी देगा। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा दो चीज़ की वजह से होगा बी पॉइंट में, एक तो फोर्स की वजह से पी की वजह से, वो क्या होगा पी एल क्यूब बाई 3 EI होता है, इसमें एल की वैल्यू एल बाई टू होगी क्योंकि ये तो एल बाई टू वैल्यू है, तो पी एल क्यूब अपॉन 3 EI प्लस ड्यू टू मोमेंट, तो मोमेंट वाला फॉर्मूला होता है उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है ml² अपॉन 2 EI। एम क्या है इसका पी एल बाई टू, एल क्या एल बाई टू स्क्वायर अपॉन 2E है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन एट बी आपका आ जाएगा 5PL³ अपॉन 48 EI। इसको आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैच करके भी आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर हमें उल्टा करना है, समझ लो P दे रखा है, हमने इसको यहाँ इंटरपोलेट करा, अब हमें यही इंटरपोलेट करके वापस से हमें C में डिफ्लेक्शन निकालना है। चेक कर लेते हैं कि डिफ्लेक्शन सेम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी तो हम ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर समझ लो अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है, अगले से अगला क्वेश्चन जो है उसमें ये मेथड यूज़ होएगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको बस चेक करके बता रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन एट बी जो हमने निकाला है ये सही है कि नहीं। अब देखो कि आपको अगर डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है, फिर से हमने डायरेक्ट से निकाल रखा है फॉर्मूले से PL³ 3I, अगर बी को यूज़ करके सी का डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिफ्लेक्शन एट बी प्लस, जैसे कि आपका ये बॉडी थी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है आपका सी, आपकी बॉडी ऐसे ऐसे करके डिफॉर्म हो रही है, तो आपका डिफ्लेक्शन एट सी हमने क्या बोल दिया? डिफ्लेक्शन एट बी प्लस जो यहाँ पर एंगल होगा स्लोप एट बी प्लस इंटू स्लोप इंटू एल बाई टू, ये डिस्टेंस, प्लस जो यहाँ लोड लगता है इतने पार्ट में, अगर पी लगता उसकी वजह से कितना आता इस वाले पार्ट में, क्योंकि अभी तो हम यहीं पर लोड लगा रहे हैं, इसकी वजह से स्लोप है, पर ये वाला जो पार्ट है इसमें भी तो एक लोड लग रहा था ना, वो हमने तो उसको इंटरपोलेट करके आगे ले आए, पर वाला पार्ट तो छूट गया था, तो वाले पार्ट का भी आएगा। तो हम इसमें 3 पार्ट आएंगे, एक तो आएगा डिफ्लेक्शन एट बी प्लस स्लोप एट बी इंटू एल बाई टू, स्लोप एट बी इंटू एल बाई टू करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका थीटा बी, स्लोप एट बी इंटू एल बाई टू वाला पार्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा और चेंजेस जो होंगे वो पी लोड की वजह से होंगे, जगह पी लोड यहाँ पर उसको हम ये बोलते हैं डिफ्लेक्शन एट सी विथ रिस्पेक्ट टू पी, वो इसमें हम ये वाली कंडीशन को हम देखेंगे कि पी लोड लग रहा है और यहाँ पर हमने सिंपली सपोर्ट कर रखा है एक तरीके से, तो ये एल बाई टू हो जाएगा। तीसरा वाला पार्ट को मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले एंगल एट स्लोप एट बी हमने निकाला, स्लोप एट बी भी दो वजह से होगी, एक फोर्स की वजह से होगी, एक मोमेंट की वजह से होगी, तो दोनों लगा देंगे। फोर्स की वजह से फॉर्मूला होता है PL² बाई 2EI, पी एल के बदले एल बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस मोमेंट की वजह से ML अपॉन EI होता है, तो MPL बाई टू एल बाई टू EI, तो उसको सॉल्व करके 3/8 PL² बाई EI आ गया। डिफ्लेक्शन एट सी हो गया डिफ्लेक्शन एट बी प्लस स्लोप एट बी इंटू एल बाई टू प्लस डिफ्लेक्शन एट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। डिफ्लेक्शन एट बी लिखा हमने, स्लोप एट बी इंटू एल बाई टू प्लस ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ से आएगा डिफ्लेक्शन एट सी विथ रिस्पेक्ट टू पी, यह आएगा PL³ अपॉन 3EI। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने पी लोड को आगे शिफ्ट कर दिया था, पर ये पी लोड एक्चुअल में पीछे था, तो ये पार्ट में भी तो एक पी लोड लगेगा ना, तो हम उसको कैसे मान लेते हैं? यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम मान ली, यहाँ पर हमने फिक्स्ड बीम मान ली और यहाँ पर पी लोड लग रहा है, तो इतने पार्ट में जितना भी लगेगा PL³ बाई 3EI, तो एल के बदले एल बाई टू का होल क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई, इसको ऐड कर देंगे तो सॉल्व करके हमारा PL³ बाई 3EI भी आएगा, जो कि हमें पहले ही पता था। ये सिर्फ हमने अभी चेक करने के पर्सपेक्टिव से करा है, पर ये कंडीशन हमारी यूज़ भी होएगी। अब हम देखते हैं कैसी कंडीशन, ये कंडीशन हमें कैसे क्वेश्चन में यूज़ होती है।
अब ये देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, तो यहाँ पर 2i है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू i है, यहाँ पर p लोड लग रहा है। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट c पूछा है आपसे, डिफ्लेक्शन एट b पूछेगा, वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन एट c पूछा है, अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट c आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, बताओ कैसे निकालोगे, क्योंकि बॉडी अलग अलग है। क्या फॉर्मूला लगाओगे डिफ्लेक्शन एट c में? अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो, आप बताओ, PL³/3EI। ये EI कांस्टेंट ही नहीं है, यहाँ का I अलग है, यहाँ का I अलग है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस वाली कंडीशन के लिए मैं आपको पिछला वाला जो है ना स्प्लिट करके मेथड, ये वाला मेथड ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में फिर से आप क्या करोगे, P को पीछे शिफ्ट कर दोगे, तो P आएगा, जब पीछे शिफ्ट होगा तो P इंटू एल मूवमेंट भी आएगा, P इंटू एल मूवमेंट भी आ गया। अब डिफ्लेक्शन एट C क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट B प्लस स्लोप एट B इंटू डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C के बीच का डिस्टेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, प्लस डिफ्लेक्शन एट C विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड करके कितना डिफ्लेक्शन आएगा। सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन एट B निकाल देते हैं। डिफ्लेक्शन एट B क्या होगा, दो पार्ट की वजह से होगा, एक फोर्स की वजह से होगा, एक मूवमेंट की वजह से होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, फोर्स की वजह से PL³/3EI, PL³, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। डिफ्लेक्शन होता है अगर फिक्स्ड है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन PL³/3EI, स्लोप होता है PL²/2EI, मूवमेंट में ML/EI और ML²/2EI। तो PL³/3EI के बदले आएगा 2I, क्योंकि इस बॉडी में लग रहा है ना यहाँ पर P फोर्स, इस बॉडी की बात कर रहे हैं अभी हम। एल लेंथ तो एल ही है, तो PL³/3EI, आई के बदले 2I, प्लस मोमेंट की वजह से ML²/2E, के बदले 2I, प्लस स्लोप एट B, स्लोप है PL²/2EI, PL²/2EI है 2I, इसी पॉइंट पे स्लोप है तो यही वाली बॉडी ली जाएगी, प्लस ML/EI, तो M क्या है, P इंटू एल, L/E और 2I इंटू B और C के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ की जो स्लोप होगी, ये बॉडी फिर से देखो ऐसे डिफॉर्म करेगी, ये थी, ऐसे डिफॉर्म करेगी, ये हमने निकाल दिया है। यहाँ पर जो स्लोप है हमारी, ये इंटू एल कर देंगे तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, प्लस एक और एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने अलग से यहाँ लिख दिया है, PL³, जिसमें क्या होता है कि हमें डिफ्लेक्शन एट C विथ रिस्पेक्ट टू B, तो उसमें क्या होगा कि हम क्या एज्यूम करेंगे इसमें कि ये जो है इस पार्ट में फिक्स्ड है, ऐसे है, उसमें हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर एक फिक्स्ड है और यहाँ पर एक बॉडी का P लोड लग रहा है, ये लेंथ क्या है, L है और ये I है, तो PL³/3EI हो जाएगा डायरेक्टली। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 PL³/2EI इसका आंसर आएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, अगर एनर्जी मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। इसको आप कॉन्जुगेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर सबसे आसान मेथड आपका ये और एनर्जी मेथड ही है। एनर्जी मेथड में क्या है कि आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखनी है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, समझ लो x को लेके 0 to L P इंटू एक्स। अब इसमें आपने देखा होगा, मैंने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था, स्ट्रेन एनर्जी मूवमेंट के केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m² dx/2EI। तो 0 to L m क्या होगा, P इंटू एक्स का होल स्क्वायर dx/2EI, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक का करा, तो I था तो हमने स्प्लिट कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी है, I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से 2I है, तो प्लस L से 2L, L से 2L, मोमेंट तो वही है P इंटू एक्स का होल स्क्वायर/2E, I के बदले 2I। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी आएगी 3/4 P²L³/4EI। आप डिफ्लेक्शन एट पॉइंट P इक्वल टू ∂U/∂P, जिस फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी जहाँ वो फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट का आपको डिफ्लेक्शन मिलता है, तो ये एक तरीके से C का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको 3/2 PL³/2EI आ गया, जो कि वैल्यू यहाँ से भी आपको मिली थी। तो आपको दोनों मेथड से आपको श्योर भी हो गया है कि ये मेथड आपका सही है, और आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना भी आ गया है। कंडीशंस कुछ और क्वेश्चन की हो सकती है, आपको जो भी सूटेबल मेथड लगे आप उसके अकॉर्डिंग, या जो भी आप कंफर्टेबल है यूज़ करने में, उस मेथड से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।
एक और क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो इजी क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर ही देंगे। इसमें है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इधर रोलर सपोर्ट लगा हुआ, एक और बॉडी यहाँ पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर पी लोड लग रहा है सी पॉइंट में, डिफ्लेक्शन निकालना है सी में। अब देखो इसमें सी पॉइंट में 3 तरीके से डिफ्लेक्शन होएगा। सबसे पहले है कि ये रोलर है, अगर यहाँ पर फिक्स्ड होता है ये, तब तो एक्सियल फोर्स की वजह से कुछ भी नहीं आएगा। देखो पी फोर्स लग रहा है, ये पी फोर्स इसको थोड़ा सा खिसकाएगा, और ये पी फोर्स यहाँ पर एक मोमेंट भी देगा पी इंटू ए, और एक एक्सियल फोर्स भी लगाएगा। और पी फोर्स की वजह से अगर इस मतलब फिक्स्ड होता, अब अलग अलग इसको सुपर पोजिशन की प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये मान लो पी फोर्स लग रहा है और ये रोलर सपोर्ट है, तो आपका एक्सियल फोर्स की वजह से आएगा। दूसरा है बेंडिंग मोमेंट की वजह से, जो भी आपका मोमेंट है पी इंटू ए, तो ये भी तो ट्विस्ट होएगा ना। अब ये बॉडी आपकी ट्विस्ट होएगी तो इसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा आपका डिफॉर्मेशन आएगा। जो ये डिफॉर्मेशन है ये आपका डेल्टा बी एम है, बेंडिंग मोमेंट वाला सेकेंड वाला। तीसरा क्या है कि अगर ये ट्विस्ट नहीं करता फिर भी आप फोर्स लगाते तो ये भी तो बेंड होती ना, तो ये एक्स्ट्रा बेंड भी होएगी। तो ये वाला आपका तीसरा पार्ट है फोर्स। तीनों पार्ट में आपको और इजीली यहाँ पर समझा देता हूँ। ये है, सबसे पहला आपका है ये आपको फोर्स लग रहा था इसमें P, ठीक है ना। दूसरे कलर का पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रीन। सबसे पहले ये सपोर्ट रोलर है तो ये यील्ड करेगा, थोड़ा सा आगे चले जाएगा। तो ये आपका जो है ये ड्यू टू एक्सियल फोर्स। फिर दूसरा क्या है, जो ये मूवमेंट था उसकी वजह से रोलर थोड़ा सा रोटेट करेगा, उसकी वजह से ये बॉडी थोड़ा सा और घूमेगी, इस रॉड को सीधा सीधा घुमा देगी। तो ये आपका क्या है, डेल्टा बेंडिंग मोमेंट। और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है कि ये इसको जो पी फोर्स लग रहा है इसको बेंड भी तो करेगी, सीधी सीधी थोड़ी रहेगी, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड भी तो होगा। तो ये तीसरा पार्ट जो है वो है बेंड की वजह से ड्यू टू फोर्स। तो 3 पार्ट जो आपके हैं, ये तीनों पार्ट ऐड करके आपको इसका डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये क्या है, एक्सियल फोर्स की वजह से क्या है, ये रॉड है ये वाली, इसमें पी फोर्स एक्सियल लग रहा है तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी ना। और ये आपको पता ही है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा अपॉन एल। तो डेल्टा क्या हो गया आपका पी एल अपॉन ए ई। यही आपने पी एल अपॉन ए ई इसमें लिख दिया। एक्सियल फोर्स की वजह से इस रॉड में कितनी इलोंगेशन होगी जिसकी वजह से ये रोलर आगे बढ़ेगा। दूसरा है मोमेंट जो इंटू पी एल, इसका मोमेंट लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, एम एल अपॉन 3 EI। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने पढ़ाया था, ये वाला। मोमेंट अगर रहता है सिंपली सपोर्टेड रोलर की कंडीशन में तो उस वाले एंगल में एम एल अपॉन 3 EI लगता है। इसमें वाले फॉर्मूले हम यूज़ नहीं करेंगे कि जो हम कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होएगा इसमें, कैंटिलीवर वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होएगा जो हम और टाइम यूज़ कर रहे थे ना। ये वाला फॉर्मूला एम एल अपॉन 3 EI या एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होएगा इसमें, क्योंकि ये कैंटिलीवर के एंड में मोमेंट में है। ये तो सीधा सिंपली सपोर्टेड बीम में ही हमने मोमेंट लगा रखा है। अगर यहाँ पर मोमेंट होता तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, पर ये मोमेंट आपको यहीं पर ही है एकदम हिंज में। तो आपका एम एल अपॉन 3 EI वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा। एम क्या है इसमें पी इंटू ए, जो फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आएगा पी ए क्यूब अपॉन 3 EI। ये तो सिंपल फार्मूला है ही, आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ करा था, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI। तो इसकी वजह से आपका जो डिफ्लेक्शन एट सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आखिरी लास्ट टॉपिक है बेटीज लॉ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें गेट में पूछा जा सकता है। बेटीज लॉ क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन या थ्योरम्स ये सब में नहीं जाऊंगा, मैं इसमें मोटा मोटा आपको बताऊंगा कि बेटीज लॉ होता क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ लो एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आपका P1 लोड लग रहा है
1.1 है, 1.2 है। तो P1 लोड लग रहा है और यहाँ पर डिफॉर्मेशन 2 पॉइंट में आपकी डेल्टा 2 1 मान ले रहे हैं, डिफॉर्मेशन एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू लोड एट 1। ऐसी सिमिलर एक कैंटिलीवर बीम एक और है, यहाँ पर वही पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पर 2 पॉइंट में P2 लोड लग रहा है और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू लोड 2। तो इसमें क्या होगा, आपका P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या होगा, D21 अपॉन डेल्टा 1 2। या फिर आप ये कर सकते हैं, जो भी आपका, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप डायग्राम है P1 अपॉन और दूसरे पॉइंट का जो भी आपका डिफ्लेक्शन है ये बराबर हो जाएगा जो दूसरा डायग्राम है P2 अपॉन उसका डिफ्लेक्शन। सेम चीज़ ही है, अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम आपका बेंडिंग मोमेंट और स्लोप के साथ भी है। अगर आप फोर्स के बदले बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं तो डेल्टा के बदले आपका स्लोप हो जाता है। तो ये बेटीज लॉ है, इसमें आपको कुछ नहीं, आपको एक पी की वैल्यू दे रखी होगी, एक डिफॉर्मेशन की वैल्यू, तीन चीज़ की वैल्यू दे रखी, चौथी चीज़ पूछी है, समझ लो आपको ये तीनों चीज़ दे दी है तो चौथी पूछी होगी और आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें बेटीज लॉ लगेगा। ऐसी कंडीशन बन रही होगी, समझ लो ये दे रखा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर P2 फोर्स लग रहा तो यहाँ पर कितना डिफॉर्मेशन होता, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तब आप बेटीज लॉ आराम से लगा सकते हैं। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस वाले टॉपिक में। अगर आपको गेट के और क्वेश्चंस या फिर और टॉपिक डिस्कस करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।